हुआ तब से लगातार विधानसभा में हंगामा होता रहा। हम भी इस हंगामे को देखते रहे और जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस लोकतंत्र के माध्यम से हमें मिल रही है, उसका हम किस तरह सदुपयोग करें और किस तरह दुरुपयोग करें, हमें अपने आप में झांक के देखना होगा। अगर यही हालात रहे तो देश के अंदर लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अभी हाल ही में जो रिट की परीक्षा को लेकर जो धरना आंदोलन नारे हाउस के अंदर लगाए जा रहे थे, तो मैं इस पर कहना चाहूँगा, सरकार पे जिस तरह के आरोप लगाए जा रहे थे और जब आज आपने व्यवस्था दी और व्यवस्था में दोनों पक्ष को अपना अपना जवाब बात रखने का जो अवसर दिया और उससे स्पष्ट हो गया और विपक्ष सख्ते में आ गया कि अगर हम शायद ये व्यवस्था नहीं लेते तो हमारे पास में विरोध करने का मुद्दा था। अब वो थक के बाहर चले गए, उनके पास बोलने के लिए कुछ बचा ही नहीं। हमारे धारीवाल साहब न जाने कौन सा साबुन का उपयोग करते हैं, क्या लाजवाब जवाब दिया उन्होंने। एक एक बिंदु का जवाब उन्होंने जिस तरीके से दिया, चाहे सीबीआई की मांग को लेकर हो और चाहे किसी तरह की एसओजी की बात को लेकर हो, जिस तरीके से धारीवाल साहब का जवाब था वो विपक्ष निरुत्तर हो गया। वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय पर जो आरोप लगाते हैं, मुख्यमंत्री महोदय एक गांधीवादी विचारों के व्यक्ति है जिन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री रहते हुए कभी उनके दिल और दिमाग में पद का अहम नहीं आया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 500 वर्ष पुरानी वो घटना याद आती है और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, जब शेरशाह सूरी ने पाली के जैतारण कस्बा में मारवाड़ पे आक्रमण किया और उस वक्त दो भाई थे, जैता और कूपा, सोजत में, और उन्होंने सोचा 80,000 सेना के साथ में शेरशाह सूरी हमारे मुट्ठी भर लोगों को किस तरह क्या हालात होंगे। उन्होंने सोचा कि हम पलायन कर दें। जितने गांव की कुछ महिलाएं अपने आप में ये विश्वास जाहिर कर रही थी कि जब तक जैता और कूपा जीवंत है तब तक हमारे कोई भी शेरशाह सूरी की सेना के सैनिक उंगली तक नहीं उठा सकते हैं, इस विश्वास के साथ में अध्यक्ष महोदय वो दोनों भाई 8,000 सैनिकों के साथ में, और जिसका नाम आज भी जैता रण है, 8,000 सैनिकों के साथ में 80,000 सेना के सामने पहला युद्ध है विश्व का कि 8,000 सैनिक शहीद हो गए, सिर्फ और सिर्फ इतनी से विश्वास पे कि उन महिलाओं ने कहा कि हमारी इज्जत और आबरू की रक्षा कौन करेगा। ये विश्वास आज मैं मुख्यमंत्री पे जाहिर करता हूं। जब तक अशोक गहलोत है राजस्थान के अंदर, दूध का दूध और पानी का पानी होके रहेगा, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो विकास करवाया उस पर चर्चा करते, सार्थक चर्चा करते। आज आपने सीबीआई की मांग कर रहे हैं, मैं चाहता कि अगर उसकी जगह विपक्ष आकर यह सार्थक मांग करता कि साहब इसको किस तरह कठोर कानून बनाया जाए। किसी भी सदस्य ने कठोर कानून बनाने पे एक शब्द की बात नहीं कही। उनको मालूम है हम अगर हमारे गिरबान में झांक के देखेंगे तो क्या हालात हमारे हो जाएंगे। ये मैं सदन से निवेदन करना चाहूँगा, पक्ष और विपक्ष बटे हुए हैं और इसका फायदा कुछ ऐसे लोग उठा रहे हैं जो पक्ष और विपक्ष दोनों को सोचना होगा, अन्यथा अध्यक्ष महोदय ये लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। कुछ लोगों की नजरें इस लोकतंत्र पे है कि लोकतंत्र की कुछ क्या क्या कमियां हम निकालें। मैं चाहूँगा कि ऐसी सार्थक चर्चा हो और इस चर्चा के माध्यम से आप किस तरह कानून सख्त बने, चाहे कोई कानून हो। मैं रिट परीक्षा के लिए ही सिर्फ कानून की बात नहीं कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, किसी तरह के कानून
जो देश के अंदर जिस तरह आज मिलावट के प्रति जो जिस तरह जहरीला पदार्थ मिला के खिलाया जा रहा है कि उनका कानून भी और सख्त करने की अध्यक्ष महोदय आवश्यकता है। हमें आवश्यकता है कि हम किस तरह गरीबों का हम हित कर सकते हैं, हम सुविधा किस तरह किसानों को दे सकते हैं, हम उन युवाओं को जो हमारे ऊपर लाखों युवाओं की नज़रें हैं उन युवाओं को न्याय किस तरह दिला सके और इस मानसिकता से उन युवाओं को किस तरह दूर कर सके कि उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ हमने इस तरह से मात्र नौकरी पे ही डाल दी है। हमें सोचना होगा उन युवाओं को कि इस सोच को बदलना होगा और इस नौकरी के अतिरिक्त हम किस तरह व्यवसाय कर सके, किस तरह रोजगार हम उत्पन्न कर सकते हैं, उसकी ओर भी हमें सोचना होगा सदन को। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री महोदय ने इतने काम करवाए मेरे क्षेत्र में। मैं कह सकता हूँ प्रदेश के बारे में तो ये महामहिम राज्यपाल महोदय की पुस्तिका अगर विपक्ष आराम से महामहिम को सुन लेते तो शायद इनको ये इतना विरोध करने का मुद्दा भी नहीं होता। लेकिन मैं चाहूँगा अध्यक्ष महोदय, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो पिछले 3 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री ने जो सौगात दी है, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था। वो सौगातें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने मारवाड़ विधानसभा सालों के इतिहास में किसी ने कल्पना नहीं की होगी, वो काम करके दिखाए हैं। अध्यक्ष महोदय, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, सबसे पिछड़ा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन सड़कों की दृष्टि से था। आज 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 स्टेट हाईवे की स्वीकृति कर दी, नए स्टेट हाईवे घोषित कर दिए, मेगा हाईवे की स्वीकृति कर दी और सड़कों का जाल बिछा दिया। अध्यक्ष महोदय, हमारे वहाँ कुछ भाई JJM के तहत जो जल जीवन मिशन है उसकी बात हमारे वहाँ के कुछ छुटभैया नेता करते हैं कि जल जीवन मिशन के तहत जो मारवाड़ विधानसभा में जो स्वीकृतियाँ जारी हुई करोड़ों रुपए की, वो तो केंद्र सरकार का पैसा है। मैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारे राजस्थान के मंत्री होने के बावजूद भी आज जिस तरह से केंद्र जो हमें सहायता देनी चाहिए थी, 90% सहायता देना था केंद्र को JJM के तहत, केंद्र ने हठधर्मिता के साथ में वो राशि 50% कर दी। और मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा और उन विपक्ष के साथियों को कहना चाहूँगा जो सोशल मीडिया पे इस तरह की बात फैलाते हैं, ये तो केंद्र का पैसा है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिल्ली जाके 50% राशि पहले वह जमा करवाई, उसके बाद में उन्होंने स्वीकृति जारी की है। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी बात कहना चाहूँगा कि इसके साथ में कुछ गांवों में हमें जिस तरीके से कोरोना के अंदर हमारे उस हाल पे केंद्र ने छोड़ दिया था, उन भाइयों को, उन मजदूरों को जो मेरे वहाँ से बम्बई से चल के मेरे गांव के लोग पैदल चल के आए, 8-8, 10-10 दिन के बाद में वहाँ पहुँचे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि टिकट पकड़ा दिया उनको। अरे आपने तो कुछ नहीं किया, आज उनकी सुविधाजनक यात्रा करके उनके गंतव्य तक उन मजदूरों को भेजा। अगर आप वहाँ उनकी व्यवस्था करते, उनके रहने के कैंप्स लगा देते, खाने की व्यवस्था कर देते तो बात समझ में आती। मुख्यमंत्री जी ने कोरोना काल में जो प्रबंधन किया है वास्तव में अद्वितीय प्रबंधन है, कल्पना से परे है। ऐसा प्रबंधन पूरे देश में कहीं नहीं हुआ होगा। वो प्रबंधन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने राजस्थान के अंदर किया है। इनके पास में कोई विरोध करने का मुद्दा ही नहीं रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी ने जो पहली बार मुख्यमंत्री बने अकाल प्रबंधन जो किया, वहाँ के लोग 1 नहीं 5-5, 7-7 वर्षों तक उस गऊ का सेवन किया है। अध्यक्ष महोदय, उसके साथ में जब मुख्यमंत्री महोदय पहली बार निःशुल्क दवा योजना लागू की, किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो निःशुल्क दवा योजना पहला प्रदेश था राजस्थान देश के अंदर जो विश्व के देशों के लोग आके देख के गए कि ये क्या व्यवस्था, किस तरह से ये व्यवस्था चल रही है। और इस बार अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना लागू की है, हम शिविरों में जाते थे और एक शिविर में 200-200, 400-400 लोग अपना उस बीमा करवाते थे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के तहत। और उसमें सबसे बड़ी बात ये रही है, सरकारी अस्पतालों के साथ में आज निजी अस्पतालों में छूट दी गई है, उससे कई लोग जो जीवन अपना बचा पाए हैं। मैं ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो ऑक्सीजन की कमी को हमने महसूस किया है,
इस कोरोना काल के अंदर किस तरह ऑक्सीजन से बिना ऑक्सीजन तड़पते हमने उन मरीजों को भी देखा है, उनके परिवार वालों को टीवी के माध्यम से हमने देखा है। और मुख्यमंत्री महोदय ने आज 500 से ज़्यादा यूनिट हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की लग चुकी है। मेरे गांव जोजावर में CHC आज वहाँ पे भी ऑक्सीजन यूनिट लग चुकी है। 400 बेड तक की व्यवस्था ऑक्सीजन से सप्लाई करने की वहाँ आज वह स्थिति हो चुकी है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो कार्य आज अस्पताल के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, मेरे विधानसभा क्षेत्र में किए हैं, वो वास्तव में आज से पहले किसी ने सोचा नहीं होगा वो किया। मैं एक केंद्र सरकार से, विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी मिलकर, आज हमारे 25 सांसद हैं दिल्ली के अंदर, और मैं उनसे अपील करना चाहूँगा कि NFSA का जो सहायता मिलती है 2 रुपये किलो गेहूँ उन गरीब परिवारों को, वो केंद्र सरकार से कम छूट दिलवाए, और जो वंचित रह गए, जो ज़रूरतमंद परिवार है, उन परिवारों के नाम जुड़ने चाहिए और उन्हें 2 रुपये किलो गेहूँ उपलब्ध होना चाहिए। ये मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप केंद्र सरकार से ये सहायता राशि भी आज हमें दिलवाएं, ताकि हम उनको लाभ पहुँचा सकें, ज़रूरतमंद परिवारों तक हम लाभ पहुँचा सकें। अध्यक्ष महोदय, एक मेरा सुझाव भी है इसमें कि जो JJY के तहत जनता जल योजना एक लागू हुई थी, और जनता जल योजना में जिन ग्राम पंचायतों ने अधिग्रहण कर लिया उस जनता जल योजना को, उसके तहत जो उसका बिजली का बिल आता है, वो बिल की राशि पहले तो पुनर्भरण की जाती थी, लेकिन अध्यक्ष महोदय पिछले 5-7 वर्षों से वो बंद कर दी गई है। मैं चाहूँगा कि जो पंचायतों को विकास की राशि उन ग्राम पंचायतों तक पहुंच रही है, चाहे SFC और उसकी राशि 8वें वित्त आयोग की 15वें, उसके बावजूद भी स्टेट फंड उसकी राशि पूरी के पूरी अध्यक्ष महोदय वो उन बिजली के बिल में जा रही है, विकास में 1 पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके बारे में भी हमें विचार करना होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं ये भी एक सुझाव देना चाहूँगा कि जब पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय 2013 की जब भर्ती हुई थी पंचायत राज में, उन लोगों को संविदा की भर्ती हुई थी, मैं हमारे माननीय मंत्री महोदय विराजमान है, आपसे भी अनुरोध करना चाहूँगा कि अपन ने भी वादा किया था कि उनको हम स्थायी कर देंगे। तो मैं चाहूँगा, आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि उनकी ओर भी हमें ध्यान देना होगा, और इस तरह अपनी सरकार के अंदर उनको हम किस तरह स्थायी कर सकें। मैं कुछ समाज, उनके बारे में सुझाव देना चाहूँगा कि कुछ ऐसे पिछड़े समाज हैं और अति पिछड़े समाज की श्रेणी से वो वंचित रह गए हैं। वो लगातार पिछले 5-4 माह से सभी विधायकों के पास पहुंचकर और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के विधायकों के पास पहुंचकर अपनी मांग को रखने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें अति पिछड़ा वर्ग में है हम, लेकिन हम वंचित रह गए। तो मैं सरकार के माध्यम से उनकी मांग करना चाहता हूं कि मिरासी, डाडी, लंगा, मांगणियार, राणा, दमामी को विशेष आरक्षण की मांग उनको दी जाए, ताकि उनको जो अति पिछड़ा वर्ग है उनको भी लाभ मिल सके। मैं कुछ पाली ज़िले के बारे में मेरे कुछ सुझाव है अध्यक्ष महोदय, मैं उसको भी मैं जिक्र करना चाहूँगा कि देश का पहला कम्युनिटी लेपर्ड कंजर्वेशन जवई के में है पाली ज़िले में। और अध्यक्ष महोदय, वहाँ पे इतने लेपर्ड है, लेकिन वहाँ पे वन विभाग का किसी तरह का कोई अंकुश नहीं, क्योंकि वहाँ वन विभाग नहीं है, सरकारी भूमि है, खातेदारी भूमि है, उसके अंदर या चारागाह भूमि में वो है। शुरू में लोगों ने विरोध भी किया था, लेकिन आज ये हालात हो गए हैं कि वह आम जन की आय बढ़ गई है, और इतना टूरिज़्म की इतनी अपार संभावनाएं हो गई है, सैकड़ों होटलें आ चुकी है, लोगों को रोजगार बढ़ने लग गया है। लेकिन एक खतरा मंडराने लगा है कि जो हमारे लेपर्ड जो है, वो लेपर्ड 70% लेपर्ड हमारे कैटल पर निर्भर थे, हमारी भेड़ बकरी पशुओं पर निर्भर थे। लेकिन स्नेह हमारी जो कैटल है वो कम होती जा रही है। लोगों ने अपना जो पशुपालक परिवार थे, उन्होंने अपना व्यवसाय बदल दिया है, और उसकी वजह से
आज ये हालात हो गए हैं कि वहाँ आने वाले 5 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल तक ये लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व रह पाएगा। इसके लिए मेरा सुझाव है कि वहाँ पे हमें अंग्रेजी बबूल को निकालकर चारागाह भूमि में से, सरकारी भूमि में से, और वहाँ पे हमें ग्रासलैंड डेवलप करने होंगे, और ग्रासलैंड डेवलप करने के बाद में हमें जो वन्य जीव है, जो हम उनके लिए प्रे बेस्ड है, उनको हमें छोड़ना होगा, तभी वो सरवाइव कर पाएंगे। अन्यथा ये 5-7 सालों में ये सिमट जाएगा। इतना अच्छा प्रोजेक्ट है, लोगों को रोज़गार, हज़ारों लोगों को रोज़गार मिलना, लाखों लोगों को। अध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे राशन डीलर के पास में जो सप्लाई की जा रही थी राशन की सामग्री, वो हमारे क्रय विक्रय सहकारी समितियों के माध्यम से अध्यक्ष महोदय की जा रही थी। सहकारी समितियों का जो जय सहकार का जो नारा है, एक सबके लिए सब एक के लिए, लेकिन आज हालात ये हो गए हैं, इस सहकारी समितियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं रहे, और निगम के माध्यम से ये राशन सामग्री सप्लाई करवा जा रही है। और निगम ने क्या किया, ठेकेदारों को उससे 40%, 30% ऊंची दर में जो हमारी सहकारी समितियां सप्लाई कर रही थी, उससे ऊंची दर पे उन्होंने ठेका दे दिया, और ठेकेदारों की कई शिकायतें भी आई, अखबारों में भी छपी, माल कम पहुंचना, ऊंची दर पे देना। तो मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा, माननीय मंत्री महोदय, आपने भी इस वक्तव्य दिया था कि इसको हम सहकारिता के माध्यम से पुनः प्रारंभ करेंगे, तो मुझे बहुत खुशी होगी, नहीं तो ये क्रम आज का। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के मैं कुछ सुझाव हैं मेरे, मैं पीडब्ल्यूडी के बारे में कुछ सुझाव देना चाहूँगा कि पीडब्ल्यूडी की सड़कें स्वीकृत होती है, उसमें ठेकेदार 2 चीज़ें करते हैं। एक तो पुल बनता है, पुल बनने के बाद में एक व्यक्ति ठेका लेता है और वो मर्जी आए तो काम करता है, नहीं तो नहीं करता है, और उसकी वजह से हमारा काम रुक जाता है। मैं अनुरोध करना चाहूँगा आपसे। और दूसरा, इतनी कम दर में डीएलसी, इतनी कम दर में वो लेते हैं कि काम करा नहीं पाते हैं। ऐसी स्थिति में आज मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2-3 ऐसी अहम सड़कें माननीय मुख्यमंत्री महोदय की बजट घोषणा की सड़कें अभी तक वो प्रारंभ नहीं हो पाई है, और हो पाई तो बहुत धीमी गति से हो रही है। मैं चाहूँगा कि 10% से अधिक राशि अगर कम जाती है तो पूरी के पूरी राशि पहले जमा करवाए ठेकेदार, और उसके बाद में वो कार्य प्रारंभ करवाए, तभी वो हमारे काम हो पाएंगे। और अन्यथा हम हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हम नहीं बता पाएंगे हमारे कार्यकाल के अंदर। मेरा अनुरोध है कि इस तरह की बात करें। दूसरी बात, एक शराब की, जहाँ भी मेरे क्षेत्र में कई कार्यकर्ता, कई गाँवों के लोगों ने मांग की है कि शराबबंदी होनी चाहिए, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि इसके लिए मैं विधानसभा में भी इस बात को रखूँगा। लेकिन मैं इतना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जहाँ शराबबंदी हुई है, बिहार हो चाहे गुजरात हो, उनका भी हमें सोचना होगा कि किस तरह से क्या हालात है वहाँ पे। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि शराब के उन जो अधिकृत जो दुकानदार है, उन दुकानदारों को बाध्यता हटाई जाए कि इतनी शराब तो उठानी ही पड़ेगी, वो बाध्यता हटनी चाहिए। अन्यथा ऐसी परिस्थिति में वो कम दर में भी शराब बेचते हैं, और शराब की बिक्री बढ़ने से हालात बिगड़ जाते हैं, कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो जाती है। तो इसके बारे में कुछ नीति माननीय मंत्री महोदय, इसके बारे में विचार करना होगा, हमें बदलाव करना होगा। मैं दूसरी बात, मेरे विधानसभा क्षेत्र में PMJSY की कुछ सड़कें हैं जिसका 40% राशि राज्य सरकार देती है, केंद्र सरकार 60% राशि देती है, लेकिन उन सड़कों का अभी तक नवीनीकरण नहीं हो पाया है। केंद्र सरकार ने क्या पता किस कारण से उसको रोक रखा है। मैं इसके साथ में निवेदन करना चाहूँगा, कुछ विद्युत संबंधित हमारी जो समस्याएं हैं अध्यक्ष महोदय, उन समस्याओं के बारे में निवेदन करना चाहूँगा कि कई बार जो बिजली के मीटर के रीडिंग करने वाले लोग जो होते हैं, वो मन मर्जी से अपना लगा के यूनिट भेज देते हैं और बिल थमा देते हैं, और उस परिस्थिति के अंदर उपभोक्ताओं को बार बार AN ऑफिस में चक्कर निकालने पड़ते हैं, और ऐसी स्थिति के अंदर जो उपभोक्ता है उनको मजबूर और विवश होकर अध्यक्ष महोदय वो अधिक राशि के बिल भरने पड़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर भी मंत्री महोदय आप गौर फरमाएं, और इसको किस तरह इस व्यवस्था को हम
किस तरह सुधार सकें। मैं ये भी निवेदन करना चाहूँगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक वक्तव्य दिया था उस वक्त 2016 में कि चंद मिनटों में ये जो नोट है हमारे वो कागज़ के टुकड़ों में तब्दील हो जाएंगे, वो टीवी न्यूज़ मैंने भी देखी थी और कहा हमने ये इसलिए किया है, काला धन हम समाप्त कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। और आज हालात ये है अध्यक्ष महोदय कि घर घर नकली नोट छपने लगे। रोज़ अखबार देखते हैं, अखबार के मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपती है कि जो युवा है आजकल के वो उस प्रिंटर से लेकर और नकली नोट छापने लग गए हैं। मैं निवेदन करना चाहूँगा अध्यक्ष महोदय कि जो देश के अंदर नैतिकता का पतन आया है और इसके बारे में हमें विचार करना होगा। रोज़ खबर पढ़ते हैं अखबार के अंदर कि एक नाबालिग के साथ में बलात्कार हो गया है और उसके नीचे लिखा होता कि सब पोर्न मूवी देखी जाती थी और पोर्न मूवी के आदी होने की वजह से इस तरह की घटना होती है। अध्यक्ष महोदय मेरा निवेदन है इसके बारे में, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है अध्यक्ष महोदय। मैं मेरे क्षेत्र की एक बात करना चाहता हूँ। आज से 6 माह पूर्व मेरे क्षेत्र में एक व्यक्ति ने एक ऐसी पोर्न मूवी बनाकर और उसने वायरल कर दिया और अपने आप को वो बहुत बड़ा समझने लग गया। जब मैं पुलिस को मैंने ये बात की इतला दी, पुलिस वालों ने उसको साँठ गांठ करके वहीं ख़त्म कर दिया। मैं अध्यक्ष महोदय चाहूँगा कि इस तरह के लोग जो अपना चेहरा दिखाकर ऐसी मूवी को जो वायरल करते हैं और समाज के अंदर वो अपना आप को बड़ा समझने लगते हैं, इसके लिए पक्ष और विपक्ष को अध्यक्ष महोदय, सभापति महोदय एक होना होगा और सख्त से सख्त कानून हमें बनाना होगा। और ये जग जाहिर है, हम सभी जानते हैं, हमारे सबके मोबाइल के अंदर इस तरह के मैसेज आते हैं, हम देखते हैं, लेकिन इसके बारे में सदन को सीरियसली लेकर इस मुद्दे पे चर्चा करनी होगी। और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि आपसे हमें उस उम्मीद की किरण नज़र आती है कि ऐसे व्यक्ति, उस लड़के ने माँ और बेटी का वीडियो बना के वायरल कर दिया, मुझे कहते शर्म आती है अध्यक्ष सभापति महोदय। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे के विरुद्ध में सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कानून, कड़ा कानून बनना चाहिए और उस कानून के माध्यम से उनको सज़ा मिलनी चाहिए। तभी चाहे रिट की परीक्षा हो, चाहे इस तरह के कुकर्मों की बात हो और चाहे किसी प्रकार की मिलावट की बात हो। मैं चाहूँगा, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय को, सभापति महोदय, कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने एक जो कल्पना किसी ने की नहीं थी वो उन्होंने साकार करके दिखाया। जब किसान अपनी गाड़ी कमाई का पैसा अकाल की वजह से, अतिवृष्टि की वजह से आज लोन लेता और लोन का पैसा जमा नहीं करा पाता और चंद रुपयों के लिए बैंक वाले पहुंच जाते और उसके घर के सामने जाके सभापति महोदय ढोल बजाते, उसकी तौहीन करते, उसकी बेइज्जती करते और उन लोगों के जो करोड़ों करोड़ रुपए उनके जो बकाया है वो आराम कर रहे हैं। ये सोच हमारे गांधीवादी नेता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की है कि उन्होंने लघु और सीमांत काश्तकारों के लिए, सभापति महोदय, ये इन्होंने तय कर दिया कानून में कि उसके विरुद्ध में कुड़की नहीं हो सकती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि आपने किसान के प्रति, आपने गरीब के प्रति, आपने उन लोगों के प्रति कभी आपने धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगा, लेकिन उसके बावजूद भी सभापति महोदय कभी धर्म की आड़ में वोट नहीं मांगा। उसके बावजूद उन्होंने एक व्यवस्था उन सीनियर सिटीजन्स के लिए, उन बुजुर्गों के लिए धार्मिक यात्रा निःशुल्क कर दी, जो किसी ने कल्पना नहीं की थी। जो ठेकेदार बने हुए थे धर्म के, उनके कल्पना से परे काम करके हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब ने दिखाया है। सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे मांग पर पिछली बार सेशन कोर्ट, पिछली बार एसीएम कोर्ट, एडीजे कोर्ट मेरे कहने से देसूरी और रावनी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुलवाया था, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री महोदय को। मुख्यमंत्री महोदय ने अस्पतालों की, मैं हमारे कृषि मंत्री जी ने और पशुपालन मंत्री जी ने पशुपालकों के लिए भी उन्होंने कई सौगात मेरे विधानसभा क्षेत्र में पशु केंद्र खोल के दिए। मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ सब सेंटर जितने भी बने हैं स्वास्थ्य विभाग के हो, चाहे पशुपालन में पोस्टें खाली पड़ी है,
सभापति महोदय, मैं चाहूँगा उन पोस्टों को शीघ्र अतिशीघ्र भरा जाए ताकि आम जन को उसका हम लाभ दिला पाएँ। सभापति महोदय, प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य दिया था और कांग्रेस की तुलना माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने कांग्रेस की तुलना टुकड़े टुकड़े गैंग से कर डाली। प्रधानमंत्री जी की सोच हो सकता है उनकी सोच में सही हो और बात भी उनकी सही है। आज़ादी से पूर्व ये देश टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ था सभापति महोदय, और अगर इस देश को एक करने का किसी ने किया है तो इस कांग्रेस ने किया। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री जी जो ब्रिटिश इंडिया के तहत जो हमारा भारत बटा हुआ था उसको आज आज़ाद कराने का और एक करने का काम इस कांग्रेस ने किया है। 51% क्षेत्र में ब्रिटिश इंडिया अलग अलग टुकड़ों में बटा हुआ था और 49% क्षेत्र में देसी रियासतें थी। मैं उन रियासतों के उन शासकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने 49% क्षेत्र में वो स्वतंत्र थे, हर रूप से स्वतंत्र थे। उनकी मुद्रा थी, उनकी आर्मी थी, उनकी विदेश नीति थी, उनकी सेनाएं थी। उसके बावजूद उन्होंने भी इस भारत निर्माण में अपना अहम योगदान दिया है और उस टुकड़े टुकड़े भारत को एक करने में या तो कांग्रेस ने किया है या सदस्य सभापति महोदय उन रजवाड़ों ने किया है जो अपना सब कुछ होते हुए भी यूएनए में उनकी मान्यता थी कि वो जहाँ चाहे रह सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा हमारा एक ही धर्म है और वो हमारा राष्ट्र धर्म है और उन्होंने अपनी सर्वस्व न्यौछावर इस राष्ट्र को कर दी है। मैं विपक्ष को और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा कि ये टुकड़े टुकड़े भारत को एक करने का काम किया है तो उन देसी रजवाड़ों ने या हमारी कांग्रेस ने, महान कांग्रेस ने किया। आप कल्पना नहीं कर सकते हो। आप तो आज जिस तरह के हालात है, आप अलग अलग राज्यों में बांटने की बात करते हो, भाषाओं के आधार पर इस देश को बांटने की बात कर रहे हो, धर्म के आधार पर आप इस देश को बांटने की बात कर रहे हो। हमारी कांग्रेस ने कभी धर्म के आड़ में वोट नहीं मांगा है और सभी क्या वही ठेकेदार है, हम आस्थावान हैं। मैं कहना चाहूँगा सभापति महोदय कि आज महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को जितना धन्यवाद दूं उतना कम है। और जो अब बजट आने वाला है उस बजट में हमें जो सौगात मिलेगी वो पूर्व आभास हमारे विपक्ष के साथियों को हो गया है। उनको पता चल गया है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपना पिटारा इस दिल खोल के खोलेंगे इस राजस्थान की गरीब जनता के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, जो क्षेत्र विकास से वंचित थे उन क्षेत्र के विकास के लिए। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे जितने भी प्रस्ताव थे मेरे क्षेत्र के वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने समर्पित कर दिए और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार माननीय मुख्यमंत्री महोदय वो हमारी सभी स्वीकृतियाँ करेंगे और मेरा विधानसभा क्षेत्र जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था वो आज जिले में सबसे अग्रिम पंक्ति में आज खड़ा है। सड़कों की दृष्टि से हर क्षेत्र में, चाहे पेयजल की दृष्टि हो, हर क्षेत्र में मेरे विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हमें सौगात ही सौगात दी है। मैं इस अवसर पर मैं इस अभिभाषण का मैं पक्ष करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। श्री गिरधारी लाल। माननीय सभापति महोदय, आपने महामहिम राज्यपाल द्वारा रखे गए सरकार के माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 9(1) के अंतर्गत मैं श्री महेंद्रजीत सिंह मालविया सदस्य विधानसभा के स्थान पर श्री जेपी चंदेलिया सदस्य विधानसभा को सभापति तालिका के लिए मनोनीत करता हूँ। श्री गिरधारी लाल। अभिभाषण पर अपनी बात रखना का मौका दिया। बिंदु संख्या 5, कोरोना महामारी में प्रदेश में कोरोना योद्धाओं ने